हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है और हिंदी की क्लास हमारी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आगामी आपके एग्ज़ाम चाहे क्लर्क का हो या उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम हो या जो आगामी आने वाली भर्तियां हैं जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, सीजपाल या अन्य जो भर्तियां हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पॉइंटों पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और हर एक प्रश्न को हम विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? आज का ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है वो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब होता है? तो 4 अप्रैल 1889 को इनका जन्म हुआ और कहाँ पर हुआ? होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ। किनका? माखनलाल चतुर्वेदी का। कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये एक पत्रकार, शिक्षक व साहित्यकार रहे हैं। काव्य खंड की बात करें तो हिम क्रीटनी, युगचरण, हिमतरंगिणी, समर्पण और ध्रुव बले इनके क्या हैं? ये काव्य खंड हैं। गद्य खंड की बात करें, समय के पाँव पीछे, साहित्य के देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे। और इसके साथ साथ जो बात याद रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। 1955 में हिम तरंगिणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला इनको? तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए दिया गया इनको? तो हिम तरंगिणी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित कब किया जाता है? तो 1963 में सम्मानित किया जाता है। किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु जो होती है 30 जनवरी 1968 को भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर सेकंड क्वेश्चन को देखें, निरपराध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करें। निरपराध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करना है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें निर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग है। और उपसर्ग की बात करें, वह शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उनके मूल रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम? उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। कौन कौन से? जैसे कि प्रति, प्रय, दूर, दुस्त, सम, नीर, ये आदि क्या हैं? ये उपसर्ग हैं। जैसे कि प्रत्यक की बात करें तो प्रत्यक भैया प्रति प्लस एक से मिलकर बना है, तो प्रत्यक में कौन सा उपसर्ग देखने को मिलेगा? तो प्रति उपसर्ग प्रत्यक में देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष जो टूटेगा प्रति प्लस अक्ष में टूटेगा, तो प्रत्यक्ष में जो प्रत्यय होगा प्रति प्रत्यक्ष होगा। प्रख्यात की बात करें तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रय उपसर्ग होगा, यानी प्रय प्लस ख्यात होगा। प्रयोग की बात करें तो प्रयोग में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रय प्लस योग से मिलकर बना है और जिसमें प्रय उपसर्ग देखने को मिलेगा। तो निर अपराध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करें, तो कौन सा है? तो निर, यानी तीसरा ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें। किसका? शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें। तो शुद्ध इसमें कौन सा है? तो प्राकथन, ये हमारा क्या है? शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। 25 कौन कौन से होते हैं? जिसमें कि कै वर्ग शामिल होता है और जिसमें चय वर्ग और इसके अलावा टय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, ये 5 वर्ग शामिल होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और 5 अक्षर यानी 5 वर्गों में होंगे तो टोटल 25 क्या हो जाएंगे? हमारे व्यंजन हो जाएंगे। कै वर्ग को हम कंठीय व्यंजन कहते हैं और चय वर्ग को हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। टय वर्ग को हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तय वर्ग को दंत्य व्यंजन कहा जाता है और पै वर्ग को औष्ठ्य
व्यंजन कहा जाता है। इसी से हम ये समझ लेंगे कि जो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होते हैं वो कैसे वर्ण होते हैं, वो हमारे अल्पप्राण वर्ण होते हैं। और दूसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण जो होता है वो हमारा महाप्राण वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण जो होते हैं वो अघोष होते हैं। और प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, तो हमारे सघोष व्यंजन होते हैं। तो ये बात याद रखनी है हमें इस क्वेश्चन से। तो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं, 25 प्रकार के स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। ये जो वाक्य दिया है, कैसा वाक्य है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो हमारा वाक्य है ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है ये, मिश्र वाक्य है। पहचान क्या है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया, जिसने। ठीक है, जिसने के द्वारा जोड़ा गया है दो वाक्यों की। अगर हम वाक्य की बात करें, जिन वाक्यों की यानी मिश्र वाक्यों की बात करें, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की जाती है या की गई हो, तो जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और एक अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही मिश्र वाक्य कहा जाता है। कि जो, जैसे कि, जो, तो, जब, तब, इसलिए, क्योंकि, तथापि, यद्यपि, जिसने, उसने, इन शब्दों से अगर क्या कहते हैं दो उपवाक्य जुड़े होंगे तो वो हमारा कैसा वाक्य हो जाएगा, वो हमारा उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सरल वाक्य की बात करें, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य यानी कर्ता और एक विधेय यानी क्रिया होता है, तो वो कैसा वाक्य होता है, वो हमारा सरल वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य की बात करें, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, संयुक्त वाक्य में हमें शब्द देखने को मिलेंगे, किंतु, पर, और, या, लेकिन, एवं, अथवा, परंतु, अतः। ये शब्द हमें देखने को जहाँ भी मिलेंगे वाक्य के अंदर, तो समझना वहाँ पर कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। तो ये कैसा वाक्य है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा गया है उर्दू का उपसर्ग है। तो उर्दू का उपसर्ग इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, वह हमारा कैसा है, तो उर्दू का उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो उसको क्या कहेंगे, उसको सरल वाक्य कहेंगे। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस करा है। जैसे कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य यानी एक कर्ता और एक विधेय यानी एक क्रिया हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें जो वेदना है, वेदना कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगर लिंग की बात करें, लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह होता है। क्या होता है, चिन्ह होता है। संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से यह बोध हो कि अमूक शब्द में पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसी को पुरुष यानी पुल्लिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसको क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़का क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, और लड़की स्त्रीलिंग हो गई। नारी, नारी क्या हो गई हमारी, स्त्रीलिंग हो गई। नर पुल्लिंग हो गया। भाई क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, और बहन स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो ये भी बात हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। इनमें से जो शब्द दिए गए हैं चार, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हमें पहचानना है। तो पहला ऑप्शन अनुग्रहित, ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा शुद्ध रूप हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य, उद्देश्य है यानी कर्ता कौन है। तो इसमें कर्ता कौन हो गया, इसमें कर्ता जो हो गया राम। ठीक है, राम, राम हो गया इसमें क्या, राम इसमें कर्ता हो गया है।
अगला हमारा क्वेश्चन हो गया, रानी बहुत बोलती है का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका जो अर्थ होगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, सॉरी, इसका होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जैसे कि पॉइंट इसमें याद रखना है कि परिमाणवाचक विशेषण किसको कहा जाता है? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। और, बहुत, सब, कम, थोड़ा, कुछ, दो, चार, दर्जन, ये आदि शब्द हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, तो इसमें बहुत आ गया, तो ये कैसा हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, अंधे की लकड़ी का मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ क्या होगा? तो अंधे की लकड़ी का अर्थ होगा सहारा होना। क्या होना? सहारा होना। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दही शब्द का लिंग क्या होता है? तो दही शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? दही शब्द का लिंग जो होगा पुल्लिंग होगा। दही खट्टी है, दही खट्टा है, क्या हो जाएगा? दही खट्टा है, खट्टी नहीं, खट्टा है, तो क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा क्वेश्चन है, जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही में कौन सा सर्वनाम है? जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो सर्वनाम होगा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा इसके अंदर। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के क्या हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हो गए। हिंदी में कुल मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 11 है। हिंदी में कुल मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो 11 है। 11 कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई। ये 11 क्या हैं? सर्वनामों की संख्या है। भेद पूछेगा तो 6 हैं और हिंदी में कुल मूल सर्वनामों की संख्या पूछेगा तो 11 हो जाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हीं को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी आ गया, ये संबंध दर्शा रहा है। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी उसकी, ये आदि शब्द हमें संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, वृद्धि का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो वृद्धि का विलोमार्थी शब्द हास होगा। क्या होगा? हास होगा। रवि तन्या शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रवि तन्या का पर्यायवाची जो शब्द है वो कालिंदी है। क्या है? कालिंदी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो जो सौंपना शब्द में क्या है? और सौंपना शब्द में अनुनासिकता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, किसकी पूछा है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इसमें विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये अर्थ की दृष्टि से 8 वाक्य के भेद हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि इसमें पूछा गया कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि इनमें से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है, 3 वाक्य के भेद दे देता और एक अलग से दे देता। तो ये भी पहचानना है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैंने बता दिया है। तो आशा करूँगा आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।